बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द CSS चैनल। आज की इस वीडियो में हम CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2019 रूल्स की रोशनी में CSS एग्जामिनेशन की कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट में वो चीज़ें दिखाई हैं हमने जिसके बारे में हम उन रूल्स की रोशनी में बात करेंगे। ये रूल्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद भी हैं। आप वहाँ पे इनको PDF फॉर्म में डाउनलोड करके और वहाँ पे ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। हमने इस वीडियो में उनका कुछ रूल्स का ब्रीफ जो है वो स्लाइड्स की शक्ल में बना दिया और इसको हम इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो CSS जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करता है रिक्रूटमेंट के लिए, ताकि जो 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सर्विसेज हैं फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की, उसमें रिक्रूटमेंट की जा सके। ये कौन से ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सर्विसेज हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप्स, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप, रेलवेज, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। तो ये वो 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सर्विसेज हैं जिनमें रिक्रूटमेंट के लिए FPSC CSS का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है एग्जामिनेशन का। तो इसके स्ट्रक्चर में 4 मेजर स्टेजेस हैं या 4 मेजर पिलर्स हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका रिटन पार्ट, दूसरे हिस्से में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तीसरा हिस्सा है जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और चौथा और फाइनल जो है जिसे आप वाइवा या इंटरव्यू कहते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं ये इनके नाम लिखे हुए हैं। ये पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। ये मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। वाइवा और इंटरव्यू जो है वो निस्बतन महदूद जगहों पे कंडक्ट किए जाते हैं। प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं और इस्लामाबाद और इसके साथ मुल्तान, जहाँ पे ये सेंटर्स बनाए जाते हैं वाइवा और इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। आपने अगर एक बार जो आपने जो फॉर्म अपना फिल करते हुए जो एक चॉइस आपने दी है, अपना सेंटर सेलेक्ट किया है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, आप उसे यूजुअली चेंज नहीं कर सकते अनलेस के FPSC उसकी कोई ख़ास हालात में, मखसूस हालात में उसकी इजाज़त दे। अदरवाइज़ ये सेंटर आपने जो एक बार मुंतखब कर लिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी जो होती है वो इन टर्म्स ऑफ एज या क्वालिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन कट ऑफ डेट क्या होगी एलिजिबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए, तो याद रखिए कि जिस साल में वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना है उससे लास्ट ईयर का जो दिसंबर होगा, 31 ऑफ दिसंबर ऑफ दैट ईयर, वो जो है वो कट ऑफ डेट होती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। मिसाल के तौर पे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 है उसके लिए जो कट ऑफ डेट होगी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी वो होगी 31 डे ऑफ दिसंबर 2020। यानी जिस साल में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना है उससे एक पिछले साल की जो 31 दिसंबर होगी वो उसकी कट ऑफ डेट होगी। एज लिमिट्स क्या हैं? मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स की। 2 ईयर्स की एक जनरल एज रिलैक्सेशन अपर एज में अलाउ की जाती है रूल्स के मुताबिक। किन किन सूरतों में ये अपर एज रिलैक्सेशन मिल सकती है वो ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 है कि जी कैंडिडेट्स जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कैंडिडेट्स जो कि रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन एरियाज़ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बलूचिस्तान ट्राइबल एरियाज़ ऑफ डेरा इस्माइल खान एंड पेशावर डिवीजन्स, फॉर्मर एक्सक्लूडेड बलोच एरिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डेरा गाजी खान एंड राजनपुर डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ ऑफ मर्दान एंड हज़ारा डिवीजन्स, अपर तनावल एरिया ऑफ हज़ारा डिवीजन। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं आज़ाद कश्मीर टेरिटरी के, कैंडिडेट्स जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जो स्पेशल कैंडिडेट्स हैं जैसा कि
फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, हेयरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड हैं और विजुअली इम्पेयर्ड हैं। इसके अलावा जो इन सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग दी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, जिनका 2 years का कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपीरियंस है कट ऑफ डेट तक, यानी जो 31 दिसंबर की हमने कट ऑफ डेट बताई है उस डेट तक जो 2 साल की कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस का तजुर्बा रखते हैं उनको भी 2 साल में अपर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक वजाहत ज़रूरी है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं या दूसरी सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस एज रिलैक्सेशन। उनको ये एज रिलैक्सेशन 2 years की ये नहीं मिलती। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई शुमार की जाएगी, तो वो ये बताया गया इस रूल के अंदर कि जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे लिखी होगी या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक होगी या सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ होगा प्रिंसिपल्स जो आप स्कूल के हैं, या ओ लेवल्स या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होगा, या क्रिश्चियंस या आपका जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसके मुताबिक जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ शुमार की जाएगी इस एग्जामिनेशन के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बेसिक इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है एक 2nd डिवीज़न या ग्रेड C बैचलर्स डिग्री। किसी भी फैकल्टी में किसी भी रिकग्नाइज्ड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से अगर 2nd डिवीज़न या ग्रेड C बैचलर्स डिग्री आप रखते हैं तो आप एजुकेशन के लिहाज से इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं इसमें अपीयर होने के लिए। अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी इस डिग्री जो ग्रेजुएट डिग्री है उसके अंदर ग्रेड C लिया है या 3rd डिवीज़न का उसके पास उसकी आई है, तो इस सूरत में वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर लिया है और मास्टर्स में उसने अपनी डिग्री इम्प्रूव कर ली है, तो उसकी डिवीज़न या उसका ग्रेड इम्प्रूव हो गया उस मास्टर्स के अंदर, तो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए, बावजूद इसके कि उसकी ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो ग्रेड C है या 3rd ग्रेड है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट हैं जब एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने लगे हैं तो उस वक्त उनके पास डिग्री नहीं होगी, अगरचे उन्होंने एग्ज़ाम भी पास कर लिया होगा और बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री वो सारी पूरी कर ली होंगी। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा, इस सूरत में वो एलिजिबल होंगे, एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इस सूरत में उनको जो कंसर्न डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है उसके एक ऑथराइज्ड ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसके अंदर वो ये सब कुछ ये इस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि इस कैंडिडेट ने वो सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लिए हैं, एग्जामिनेशन के सारे वो क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं और डिग्री इनको अवार्ड अभी नहीं हुई लेकिन डिग्री इनको अवार्ड हो जाएगी। लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट जो अनाउंस करना है कमीशन ने उससे पहले वो डिग्री उनको मिल जाना चाहिए। नेशनैलिटी की बात करें तो नेशनैलिटी ऑफ कोर्स इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, दे मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और ए पर्सन डिराइविंग हिज नेशनैलिटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर किसी कैंडिडेट की शादी जो है वो किसी गैर मुल्की खातून से हुई है तो इस सूरत में वो इस अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने परमिशन ली हो गवर्नमेंट से इस सिलसिले में, NOC लिया हो और किसी ऐसी खातून से शादी की हो जो कि जिनका ताल्लुक़ किसी ऐसे मुल्क से हो जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करती है और उससे पहले NOC भी लिया गया हो, इजाज़त भी ली गई हो, तो ऐसी सूरत में वो कैंडिडेट इस एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। डोमिसाइल की बात करें तो जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सर्विसेज हैं इसमें जो एलोकेशन होती है वो जो कि कोटा की बेस पे होती है, प्रोविंशियल कोटा होता है तो उसकी बेस के ऊपर इसमें एलोकेशन होती है, लिहाजा डोमिसाइल जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो सर्टिफिकेट के साथ अपना डोमिसाइल प्रोड्यूस करेंगे। एक बार जो डोमिसाइल क्लेम कर लिया जाएगा
वो फाइनल होगा और उसके बाद उसे उस को चेंज नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट को, उसके प्रोविंस को चेंज नहीं किया जा सकता। और जो एक दफ़ा प्रेजेंट कर दिया गया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। दैट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। एप्लीकेशन का प्रोसेस, तमाम जो एप्लीकेशंस हैं आमतौर पे वो अक्टूबर में अप्लाई किया जाता है। इस पूरा महीना मिलता है इसमें, इसके लिए अप्लाई करने के लिए। जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो तमाम तर ऑनलाइन होता है। ये वेबसाइट सामने दी गई है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपने खुद को रजिस्टर करके ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन होती हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो ऑनलाइन आपका जो फॉर्म होता है, जो फिल किया हुआ, जो ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म होता है, उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो आपने ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट है आपकी, उसके साथ उसको डिस्पैच करना होता है एफपीएससी के हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में विद इन 10 डेज ऑफ द क्लोजिंग डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है कि विद इन 10 डेज ऑफ द क्लोजिंग डेट जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन की, इसे वेबसाइट से डाउनलोड करके इसे एफपीएससी के हेडक्वार्टर में भेजना होता है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है लेकिन ये हार्ड कॉपी नहीं भेजी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि इसके साथ आमतौर पे ये किया जाता है कि इस फॉर्म में दो गलतियां होती हैं। एक तो ये कि ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट जिस पे आपने फ़ीस जमा करवाई है एग्जामिनेशन की, वो फ़ीस हम आगे चल के बताएंगे कि कितनी है, वो रिसीट जो है वो इस डॉक्यूमेंट के साथ मुंसलिक नहीं की जाती, अटैच नहीं की जाती। या अक्सर कैंडिडेट जो हैं वो उस पर फॉर्म पे अपना सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। सिग्नेचर अगर आप भूल गए हैं तो उसके लिए एक फ़ाइन है, वो भी हम आगे चल के बताएंगे। तो ये दो चीज़ें तो ख़ास तौर पर यकीनी बनाएं कि सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट लें। उसके साथ जो आखिर में एक चेकलिस्ट दी गई होगी, उस चेकलिस्ट के मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें और अटैच करने के बाद उसे 10 दिन के अंदर अंदर क्लोजिंग डेट के अपने एफपीएससी के हेडक्वार्टर्स में भेज दें। कोई भी अगर इनकम्प्लीट होगी एप्लीकेशन या उसमें कोई पर्टिकुलर्स रॉन्ग फिल किए गए होंगे या कोई एम्बिग्विटी होगी तो उसे कैंसिल करने का इख्तियार है कमीशन के पास। अगर 10 दिन के अंदर कोई हार्ड कॉपी, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कमीशन को नहीं भिजवाते, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के अपने आप कमीशन को नहीं भिजवाते, तो जो ऑनलाइन कॉपी थी, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया गया था, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई उसकी कॉपी प्रिंट कर ली है ऑनलाइन फॉर्म की, उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप उसको हाथ से करेक्ट कर सकते हैं। आप उसे अपने हाथ से करेक्ट करके उसके साथ अपने इनिशियल्स कर दें, अपने सिग्नेचर्स कर दें और वो एक्सेप्ट कर लेगा, कमीशन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कोशिश करें कि ऑनलाइन जब आप फिल कर रहे हो तो उसमें कोई ऐसी गलती ना छोड़ें कि जिसको आपको बाद में करेक्ट करना पड़े। अगर आपने फिर अगेन वो इसमें इसकी एम्फेसिस बता रहे हैं कि अगर आपने हार्ड कॉपी नहीं भिजवाई एफपीएससी के दफ्तर में तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। जो एग्जामिनेशन की फ़ीस है वो 2200 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। और जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि अगर आपने सिग्नेचर्स नहीं किए तो उसका जो फ़ाइन है वो 250 रुपीज़ है। हाँ, वो प्रोवाइडेड दैट कि आपने उस एग्जामिन और उसके आपकी एप्लीकेशन में कोई और डेफिशिएंसी नहीं है। और डेफिशिएंसी हुई तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसमें कोई और डेफिशिएंसी नहीं है और सिर्फ ये गलती है कि आपने फॉर्म में अपने सिग्नेचर्स नहीं किए तो उसके लिए 250 रुपीज़ का एक फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन की फ़ीस मैं पहले बता चुका हूँ अभी कि वो 2200 रुपीज़ है। जो हार्ड कॉपी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो एक एनवेलप में आप एक ही भेज सकते हैं। एक एनवेलप में एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भिजवाने हैं। अगर आप एक एनवेलप में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भिजवाएंगी तो वो भी एफपीएससी के पास इख्तियार है कि वो उसे रिजेक्ट कर सकता है। जो आपकी जो आपने फ़ीस जमा करवानी है एग्जामिनेशन की, उसकी जो ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट है उसकी कॉपी आप अपने पास रख लें ज़रूर, एक अपने रेफरेंस के लिए। लेकिन जो उसकी ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट है उसको आपने एग्जामिनेशन अपने एफपीएससी के पास जो अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं उसके साथ ज़रूर भिजवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये नहीं भिजवाएंगे तो भी एप्लीकेशन जो है वो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये थे कुछ एग्जामिनेशन के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिटन पार्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें उनके टोटल मार्क्स कितने होते हैं और पास करने का क्राइटेरिया क्या होता है। ये एक टेबल आपके सामने डिस्प्ले किया है हमने। रिटन पार्ट के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं।
कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी 600 मार्क्स के हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी 600 मार्क्स के हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पासिंग जो मार्क्स हैं, जो पास क्राइटेरिया है, वो है कि आपने 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पास होने का जो क्राइटेरिया है वो है 33% मार्क्स हैं इन ईच सब्जेक्ट। अब जो कम्युलेटिव आपके मार्क्स होने चाहिए, जो उसका जो पास क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन टोटल। यानी टोटल जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन है 1200 मार्क्स का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम आपके 600 मार्क्स होने चाहिए तब आप पास हो सकते हैं। और वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हर एक में इंडिविजुअली आप अलग अलग गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक आपने पास करना है, तो फिर आप इस एग्जामिनेशन के रिटन हिस्से में पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये याद रखिए कि आप जैसे बखूबी जानते होंगे इस बात को कि रिटन एग्जामिनेशन को पास कर लेने का मकसद एलोकेट हो जाना नहीं है। एलोकेशन एक बहुत डिफरेंट चीज़ है और एग्ज़ाम को पास करना रिटन पार्ट को एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर आप इसको एग्ज़ाम में एलोकेशन, ज़ाहिर है आप एलोकेशन हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स 600 मार्क्स जो हैं वो काफ़ी नहीं है एलोकेशन को सिक्योर करने के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसके कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ये तवक्को की जाती है कि दे मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ताकि अगर उनको जब एलोकेट किया जाए उनको मुख्तलिफ सर्विसेज में, तो वो उनका कोई फिजिकल या मेंटल डिफेक्ट ऐसा ना हो जिसकी वजह से उनके काम करने के रास्ते में रुकावट पैदा हो। और इसके बाद आता है हमारा जो सबसे आखिरी जो स्टेप है, जो है वाइवा या इंटरव्यू। इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का और दूसरा हिस्सा होता है इंटरव्यू का। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं ये आमतौर पे साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये 2 दिन के ऊपर मुहित होती हैं। 2 दिन पर मुश्तमिल इन एक्टिविटीज़ में आपको मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं। पहले दिन अमूमन जो है वो छोटे छोटे टास्क होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, और दूसरे दिन मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ग्रुप टास्क होते हैं, डिबेट होती है, स्पीचेस हो सकती हैं, कमांड टास्क हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं, और एक इंटरव्यू भी, साइकोलॉजिकल जो पैनल है उसके साथ एक इंटरव्यू भी शेड्यूल होता है। जो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है जो एफपीएससी के मेंबर्स पर मुश्तमिल जो एक पैनल के सामने होता है, वो एक अलग इंटरव्यू होता है। वो इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के कुछ दिन के बाद उसका एक अलग शेड्यूल दिया जाता है और इसके कुछ दिन के बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के आमतौर पर कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन उसकी असेसमेंट्स की जाती हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और वो इंटरव्यू पैनल के सामने रखी जाती हैं। इंटरव्यू जो है वो 300 मार्क्स का होता है और उसमें पास होने का जो क्राइटेरिया है वो है 100 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसे आप गुज़श्ता अगर कुछ सालों के रिज़ल्ट्स अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपको ये भी नज़र आता है कि इंटरव्यू में कुछ लोगों को फेल भी किया जाता है। आपने हमारी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर हमने कंपैरिजन किया हुआ है गुज़श्ता 5 सालों का कि कितने कैंडिडेट्स में, बड़ी डिटेल में हमने इसमें बात की है कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, कितनों ने रिटर्न पास किया, कितने फाइनली एलोकेट हुए। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कितने लोग थे जिन्होंने रिटर्न पास किया, कितने फेल हुए और कितने उसमें जाके अपनी सर्विसेज में एलोकेट हुए। तो इंटरव्यू जो है वो एक बहुत अहम, बहुत ट्रिकी मामला है। इसमें ना सिर्फ ये चीज़ तय पाती है कि आपको एलोकेट होना भी है या नहीं होना, बल्कि ये भी तय पाता है कि आपने अगर एलोकेट होना है तो किस सर्विस और किस ग्रुप में एलोकेट होना है। ये मुमकिन है कि इंटरव्यू के अंदर आपके रिटन पार्ट के अंदर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हों और इंटरव्यू में मार्क्स कम हों, जिसकी वजह से एलोकेशन या तो बिल्कुल ना हो या किसी ऐसे ग्रुप में हो जिसमें आप खुद ऑप्ट करना नहीं चाहते थे। आपकी डिज़ायर, आपका शौक किसी और ग्रुप में एलोकेशन लेना था, लेकिन आपकी मार्क्स जो थे वो टोटल ऐसे बने कि आप उस ग्रुप में नहीं जा सकते थे। तो इस तरह भी ऐसा भी इसका उल्ट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिटर्न के अंदर मार्क्स कम हो लेकिन इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करें, तो इंटरव्यू में परफॉर्म करके आप वो अपनी डेफिशिएंसी जो रिटर्न की है वो पूरी करके अपने जो डिज़ायर्ड ग्रुप है उसके अंदर एलोकेशन हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तो इंटरव्यू इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो है उसको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत होती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जी कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं ये बेसिकली 600 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश ऐसे, 100 मार्क्स। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, 100 मार्क्स। तीसरे नंबर पे जो है वो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको जनरल नॉलेज के 3 सब्जेक्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो इंडिविजुअली नहीं पास होना होता, बल्कि कलेक्टिवली इन तीनों के अंदर पास होना होता है आपने। इसमें कौन कौन से पेपर हैं? पेपर 1 में होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है, दूसरे में है करंट अफेयर्स होता है, और तीसरे में है पाकिस्तान अफेयर्स है। तो इनमें से हर पेपर 100 मार्क्स का है और टोटल जो है वो 300 मार्क्स हैं। तो इन तीनों में आपने कलेक्टिवली जो है वो 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। किसी एक में मिसाल के तौर पे अगर 40% से कम भी आ गए, लेकिन कलेक्टिवली जो तीनों के अंदर है वो 40% से ज़्यादा मार्क्स हैं या 40% या उससे ज़्यादा हैं, तो फिर आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा। और जो 6 सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ है या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स होता है नॉन मुस्लिम्स के लिए, ये भी 100 मार्क्स का है। तो ये टोटल जो है वो 600 मार्क्स के हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके टोटल मार्क्स भी 600 ही हैं, लेकिन उनके लिए ये हमारे सामने जो है वो 8 ग्रुप्स मुख्तलिफ बनाए गए हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, और इसके अंदर से आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये ग्रुप के साथ जो है वो लिखा भी हुआ है कि किसी भी ग्रुप से आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह से चूज़ करने चाहिए, आपके लिए कौन सा बेहतर होगा कौन सा नहीं होगा, वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे उसके अंदर आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। फिल वक्त जो है ये आपके सामने हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट की कुछ जो लिस्ट है वो आपके सामने आ रही हैं, इसमें से आप अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं। अब हम कुछ जनरल रूल्स की बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के हवाले से। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन है उसे बड़े गौर से एक दफ़ा फ़ैसला करना चाहिए और उनको सेलेक्ट करके फिर जस्ट स्टिक टू द डिसीजन, बार बार उसको चेंज नहीं करना चाहिए और बार बार जो है वो उसके ऊपर हर बार मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ राय लेके मुख्तलिफ सब्जेक्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर ली हमने जो कि उन रूल्स के ख़िलाफ़ था, जो कि रूल जैसे कि मैंने बताया कि एक रूल ये है कि हमने एक ग्रुप से मैक्सिमम 200 मार्क्स के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो उस रूल्स के ख़िलाफ़ अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो फिर वो सिलेक्शन जो है वो रिजेक्ट, उससे उसकी गलत सिलेक्शन के नतीजे में जो कैंडिडेट है उसकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो सकती है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का कम्बिनेशन एक बार चूज़ कर लिया वो फाइनल होगा, फिर उसे बार बार तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर किसी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन में कोई भी कंपलसरी या कोई एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट मिस कर दिया और उसमें वो पेपर में अपीयर नहीं हुआ, तो उसके याद रखिए कि कोई दोबारा से उसका रीटेक नहीं होगा, उसको रीअपीयर होने का कोई चांस नहीं मिलेगा। वो उसके लिए एग्जामिनेशन समझें कि जिस दिन वो मिस हो गया, चाहे वो मेडिकल रीज़न से हुआ या किसी और वजह से हुआ है, तो उस दिन जिस दिन वो उसमें अपीयर नहीं हो सका, उस दिन उसके लिए CSS के एग्ज़ाम का फुल स्टॉप, उस दिन वहाँ से उसका मरला ख़त्म, उसके लिए एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया। CSS की जैसे आप सब जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन की 3 चांसेस हैं, 3 अटैम्प्ट्स हैं और 3 के बाद आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। जब भी कोई कैंडिडेट अगर किसी को एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ, उसने किसी एक पेपर में या एक से ज़्यादा पेपर्स में अपीयर हुआ और बेशक उसने उसके लिए जो उसको आंसर शीट थी वो ब्लैंक ही उसने वापस कर दी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मेयर उसका वहाँ पे जाना, एग्जामिनेशन सेंटर में अपीयर होना, ज़ाहिर है वहाँ पे जाके उसकी जो अटेंडेंस शीट होगी उस पर साइन हुए होंगे, वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन सेंटर में जाके उस एग्ज़ाम का हिस्सा बनना, उससे उसका एक CSS का चांस या एक अटैम्प्ट काउंट हो जाएगी कि इसने एक अटैम्प्ट ले ली है। और अपने प्रीवियस अटैम्प्ट्स को या प्रीवियस चांसेस को छुपाना ज़ाहिर है एक जुर्म है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाते हुए अपना CNIC और अपना जो है वो एडमिशन सर्टिफिकेट वो अपने साथ रखने की ज़रूरत है। याद रखिए कि FPSC की जानिब से कोई हार्ड कॉपी एडमिशन सर्टिफिकेट की नहीं भेजी जाएगी, बल्कि आपको मुसलसल FPSC की वेबसाइट से राब्ते में रहना होगा, उसको विज़िट करना होगा और वहाँ से आपको एडमिशन सर्टिफिकेट खुद डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा। जो स्पेशल कैंडिडेट्स होंगे, विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, फिजिकली इम्पेयर्ड होंगे, उनको हेल्पर जो है
वो राइटर जो है वो दिया जाएगा, जो कि वो बोलते जाएंगे, तो वो जो हेल्पर होगा वो उनकी जो कुछ वो बताएंगे वो उनको उसको वो अल्फाज की शक्ल में पेपर पे लिखता जाएगा। इसके लिए उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। और जो ये इस चीज़ का ये चाहेंगे, जो स्पेशल कैंडिडेट्स ये चाहेंगे कि उनको कंप्यूटर की सहूलत दी जाए, तो उनको कंप्यूटर की फैसिलिटी भी दी जा सकती है, लेकिन कंप्यूटर की ये फैसिलिटी सिर्फ कमीशन के हेडक्वार्टर यानी इस्लामाबाद में अवेलेबल होगी। जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कंपलसरी में 40% से कम होंगे, या जिस सब्जेक्ट में 40% से कम मार्क्स होंगे, या किसी ऑप्शनल में अगर 33% से कम है, या वाइवा में 100 से कम है, तो फिर वो मार्क्स उस सब्जेक्ट में टोटल के अंदर करते हुए जब टोटल मार्क्स कर रहे होंगे तो उसके अंदर उस सब्जेक्ट के जो इस क्राइटेरिया से कम है वो मार्क्स शामिल नहीं किए जाएंगे। जो आंसर शीट्स हैं उनके अंदर जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उनको कंसेक्टिव मैनर के अंदर, ऑर्डर ऑफ कंसेक्टिव आंसर्स उनको चेक किया जाएगा। यानी अगर किसी पेपर के अंदर आपसे ये रिक्वायर्ड किया गया था कि आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए गए हैं, तो आपके पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो मार्क किए जाएंगे और छठा क्वेश्चन जो है उसे मार्क नहीं किया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर होंगे उर्दू में या किसी पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस में या अरेबिक या पर्शियन के, तो उनको रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में ही अटैम्प्ट करना होगा। रिस्पेक्टिव लैंग्वेज से मुराद ये कि अगर अरेबिक का पेपर है तो वो अरेबिक में होगा, पर्शियन का है तो वो पर्शियन में होगा, बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, तो वो उसी लैंग्वेज में उसको अटैम्प्ट किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कोई ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में करनी है, किसी और लैंग्वेज में करनी है, तो वो इससे ज़ाहिर है उसको आप उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करेंगे जो कि उस पेपर में दी गई हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स है, इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं और उर्दू में करने का भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये इख्तियार हासिल होगा, उनको ये इख्तियार हासिल होगा, ये इजाज़त होगी कि या वो इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट ही ऑप्ट कर लें या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन जो है वो उसका सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें। जो एग्जामिनेशन है उसमें आपने ये याद रखना है कि सिर्फ ब्लू या ब्लैक इंक इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा कोई और कलर की इंक इस्तेमाल नहीं करनी। किसी किस्म के ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आपके किसी एग्ज़ाम किसी पेपर में आप अपने मार्क्स को रीकाउंट करवाना चाह रहे हैं, रीचेक करवाना चाह रहे हैं, तो 500 रुपीज़ पर पेपर के हिसाब से आप ट्रेजरी चालान जमा करवा के अपनी 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो एग्जामिनेशन के जो आपके रिज़ल्ट कार्ड हैं वो इशू होने के 1 महीने के अंदर अंदर आप ये अपना रीचेकिंग करवा सकते हैं, रीकाउंटिंग करवा सकते हैं। इनफैक्ट विद इन 1 मंथ 500 रुपीज़ ट्रेजरी चालान जमा करवा के। लेकिन जो वाइवा है या इंटरव्यू है उसके मार्क्स जो हैं जो अवार्ड कर दिए गए हैं वो फाइनल है, उनको रीवैल्यूएट या रीचेक नहीं करवाया जा सकता। मेडिकल एग्जामिनेशन की अहमियत मैंने बताया कि इतनी है कि उसमें ये चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनको अपॉइंट किया जाए तो क्या वो मेंटली और फिजिकली इस कैपेसिटी के मालिक हैं कि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी पेशा वराना जो उमूर हैं उनको निपटा सकें। मेडिकल एग्जामिनेशन के मरहले से गुजरना हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, और अगर कोई कैंडिडेट 2 दफ़ा मेडिकल एग्जामिनेशन से गैर हाजिर रहेगा तो उसे फेल और रिजेक्ट तस्वुर किया जाएगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात हम कर चुके कि इसका मकसद जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड और फिटनेस फॉर सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को चेक करना है। इसके अलहदा से कोई मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स की जाती हैं जो इंटरव्यू पैनल को फराहम की जाती हैं, और इंटरव्यू के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार होता है जिसके खुद से 300 मार्क्स हैं, और उसके दौरान इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स का बड़ा अहम किरदार होता है। इंटरव्यू जो होता है वो एक बहुत ही अहम मरला है इस एग्ज़ामिनेशन का, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक पैनल जो तश्कील दिया जाता है मेंबर्स का, और यूजली जो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो उसे हेड कर रहे होते हैं, वो ख़ुद इंटरव्यू में मौजूद होते हैं, बाकी मौजूद जो मेंबर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। इस इंटरव्यू पैनल के सामने आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए जाना होता है, जो कि आपकी सूटेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ अपनी तजर्बात की रोशनी में और सिविल सर्विस के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए वो ये इंटरव्यू किया जाता है। इसमें ये तवक्को की जाती है कि एटलीस्ट हर कैंडिडेट को इस्लाम, पाकिस्तान
और अपने हालात हाज़रा, इनके बारे में कम से कम एक बुनियादी लेवल का इल्म तो हर किसी के पास होगा। जो वो लोग जिनको ये कमीशन समझेगा कि वो एक बुनियादी किस्म का नॉलेज भी नहीं रखते, तो उनको वो फेल भी कर सकते हैं, उनको फेल भी करते हैं। लेकिन हर किसी से, हर कैंडिडेट से जो रिटन एग्ज़ाम पास करके आया, उनसे एक बुनियादी नॉलेज की तवक्को की जाती है। और इसमें पास मार्क्स जो है वो 100 है, और 100 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर जो नहीं कर सकता उसे इसमें फेल डिक्लेयर किया जाता है। फाइनल मेरिट जो है वो डिटरमिन किया जाता है जब आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाता है। तो ये चूंकि फाइनल मरला होता है इस एग्ज़ाम का, इसके कुछ अरसे के बाद रिटन फाइनल इसका जो रिज़ल्ट है उसे अनाउंस कर दिया जाता है एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। और फाइनल मेरिट जो है उसे डिटरमिन इस तरह से किया जाता है कि जो रिटन टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं उसके और वाइवा के जो या इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं, इन दोनों को जमा किया जाता है। और फिर जो एक उससे पहले जो सीट्स अनाउंस करती है एफपीएससी के इस मुख्तलिफ सर्विसेज या ग्रुप्स के अंदर, इस बार इतनी वेकेंट सीट्स हैं जिसके अगेंस्ट एलोकेशन की जाएगी। उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट डिटरमिन किया जाता है तो उसमें रीजनल कोटा को मद्देनज़र रखते हुए, जो प्रोविंशियल कोटा है उसे मद्देनज़र रखते हुए आपके जो मार्क्स हैं उनके मुताबिक आपको ग्रुप्स के अंदर एलोकेट किया जाता है। याद रहे कि जो सब लोग जो रिटन पास करते हैं और इस सारे मरले में जो इंटरव्यू पास भी कर लेते हैं, वो सब एलोकेट नहीं हो सकते। दिस इज़ अ मैटर ऑफ लक। मेहनत, लक, दुआ, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस होती हैं इन सब की। सब लोग जो रिटन पार्ट पास करते हैं और इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, वो सब इसके अंदर फाइनल एलोकेशन भी लेने में कामयाब नहीं होते। अच्छा, रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा के जब मार्क्स को अगर जमा किया गया है तो दो कैंडिडेट्स के अगर मिसाल के तौर पे मार्क्स बराबर आ जाते हैं तो उनमें से किसको फ़ौक़ियत दी जाएगी, किसको प्रेफर किया जाएगा, वो इंटरव्यू के हिसाब से देखेंगे। उन दोनों में से जिसके इंटरव्यू के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे प्रेफर किया जाएगा। अगर दोनों के इंटरव्यू के अंदर मार्क्स भी बराबर हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी दोनों के मार्क्स बराबर हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि उम्र में कौन बड़ा है। फिर उम्र के लिहाज से उनका मेरिट का तयन किया जाएगा। जो उम्र में बड़ा होगा उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। ये वो कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो सीएसएस के एग्ज़ाम के हवाले से हमारे जहन में आती हैं, जिनको हमने एक सब कैंडिडेट्स के लिए सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2019 की रोशनी में वो तमाम जनरल सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, जिनको कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एस्पायरेंट जब वो सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसके जहन में आते हैं सवाल। उनको हमने उन रूल्स की रोशनी में जवाब देने की कोशिश की है। ये रूल्स जो हैं, मैंने पहले जब वीडियो के आगाज़ में भी जिक्र किया था कि ये एफपीएससी की वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप इनको ज़रूर डाउनलोड कर लें, इनको प्रिंट कर लें, इनको पढ़ लें, ताकि इनसे आप अच्छी तरह से वाकफियत हो जाए। कोई भी सवाल अगर आपके जहन में फिर भी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी ईमेल को रिस्पॉन्ड करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद सीएसएस के हवाले से इस तरह की मुफीद वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।